हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोकसभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं वरन एक गौण सदन भी है। परीक्षण करें। लोकसभा जो है एक द्वितीय सदन ही नहीं बल्कि एक गौण सदन भी है। इसके बारे में हम लोग को बताना है, परीक्षण करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर से बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए समझते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गौण सदन का मतलब क्या होता है। गौण का मतलब क्या होता है? गौण का मतलब होता है कम। ठीक है, मतलब जिसके पास पावर कम हो, जिसके पास सिर्फ औपचारिकताएं हो, उसको कहा जाता है गौण। ठीक है, गौण का मतलब कम। किसी भी संसद में किसी भी व्यवस्था के बारे में बात किया जाए, जहां पर गौण का मतलब होता है कम। ठीक है, कम कम। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोकसभा है वो एक द्वितीय सदन ही नहीं बल्कि एक गौण सदन भी है। मतलब एक द्वितीय सदन तो है ही, लेकिन उसके बावजूद वो एक गौण सदन है, मतलब कम उसके पास शक्तियां, इस तरह का एक सदन है। ठीक है, उसी को हम लोग समझेंगे। हमको क्या लिखना है कि लोकसभा केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं वरन एक गौण सदन भी है। यह कथन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में लोकसभा की सीमित भूमिका और अधिकारों को दर्शाता है। जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, उसमें लोकसभा की जो सीमित भूमिका या फिर जो उसका अधिकार है, कम अधिकार है, उसी को बताता है। ठीक है, कि एक गौण सदन भी है। आगे लिखा है कि ब्रिटेन में संसद के दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ठीक है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको लोकसभा कहा जाता है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होता है और विधायी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। लोकसभा की भूमिका मुख्यतः परामर्श और संशोधन तक ही सीमित है। जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है वही सब कुछ देखरेख करता है, लेकिन जो आपका लोक सदन है, लोकसभा है, वो क्या करता है? सिर्फ परामर्श देता है और संशोधन के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से कि क्या क्या इसमें होता है और किसका क्या काम है। ठीक है, अगर आप लोग बात करना चाहे, इसके बारे में जानना चाहे, तो जो आपका लोकसभा है वो क्या है? तो ऊपरी सदन है। इसमें पावर बहुत ही कम होता है। ये सिर्फ औपचारिकता के लिए होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परामर्श या फिर संशोधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका लोकसभा है, वहाँ पर डायरेक्ट इसको जनता के द्वारा लोगों को चुन के प्रतिनिधि को नहीं भेजा जाता है। वहाँ पर वंशानुगत होता है कि जो जिसका बाप दादा वहाँ पर था वही लोग वहाँ पर रहेंगे, या फिर जो किसी भी चर्च के फादरी होते हैं या फिर जो चर्च में काम करने वाले होते हैं वो होते हैं, या फिर जो वंशानुगत होते हैं उन्हीं में से चुन के यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसको बोला जाता है प्रतिनिधि सभा, वहाँ पर जो है जनता के द्वारा चुनकर प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, इसलिए वहाँ पर जो पावर है वो ज़्यादा होता है। ये आपका निचला सदन है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा होता है। और सभी तरह का जो आपका वित्त से रिलेटेड कोई भी बात है, जहाँ पर वित्त या फिर कर या फिर टैक्स, कोई भी आपका बात होता है पैसे से रिलेटेड, उसका जो फैसला है वो कौन लेता है? तो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स ही लेता है, जो आपका प्रतिनिधि सभा है, निचला सदन है। ठीक है, उसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकसभा की संरचना। लोकसभा जो है किस तरह से बनाया गया था। हम लोग को चूंकि बात करना है लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में कम बात करेंगे और बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, जो आपका ऊपरी सदन है। तो इसकी संरचना के बारे में पहले जानते हैं कि इसका संरचना कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें सदस्यों का चयन। सदस्यों का चयन किस तरह से होता है? ठीक है, तो लोकसभा में सदस्य चुनाव के बजाय नियुक्ति, वंशानुगत अधिकार या विशिष्ट पदों के आधार पर शामिल होते हैं। लोकसभा का जो सदस्य होता है वो किस तरह से चुना जाता है? उसको जनता के द्वारा चुन के नहीं लाया जाता है, वो जो है नियुक्त किए जाते हैं, या फिर वंशानुगत होते हैं, या फिर किसी भी अधिकार या फिर विशिष्ट पद के आदमी होते हैं जिसको वहां पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है वंशानुगत लॉर्ड्स। तो उसमें क्या होता है कि पूर्व में या सदन के अधिकांश सदस्य थे, लेकिन 1999 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट के बाद इनकी संख्या सीमित कर दी गई। ये जो एक्ट आया था 1999 में, लॉर्ड्स एक्ट, इसके बाद क्या है? तो इनकी संख्या जो है कम कर दी गई वंशानुगत लॉर्ड्स का। ठीक है, जहां पर वंशानुगत लोग ज्यादा रहते थे वहां पर उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है आजीवन लॉर्ड्स। तो ये जो सदस्य हैं ये जीवन भर के लिए नियुक्त होते हैं। ये जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जीवन भर के लिए यहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद इसको निकाल दिया जाए, 10 साल के बाद इनको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। एक बार ये चुने जाते नहीं, क्योंकि वंशानुगत होता है। जिसका बाप दादा वहाँ पर रहा था वही लोग वहाँ पर रहेंगे और वही लोग जिंदगी भर वहाँ पर काम करेंगे, जब तक कि किसी कारण उसको निकाल ना दिया जाए, फिर वो इस्तीफा ना दे दे। ठीक है, तो इस तरह से वो जिंदगी भर वहाँ पर काम करेंगे। और अगला पॉइंट है आध्यात्मिक लॉर्ड्स। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के बिशप जो चर्च में काम करते हैं या फिर जो फादरी होते हैं, उन तरह के लोगों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो सदस्य का चयन होता है लोकसभा में।
आगे हम लोग समझेंगे इसके कार्यकाल को। कार्यकाल में तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अस्थायी होता है, सिवाय इसके कि स्वयं इस्तीफा दे या विशेष परिस्थितियों में निष्कासित किए जाएं। इसका जो कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का, वो जीवन भर का रहता है, जब तक वो काम कर सके। चाहे तो वो इस्तीफा दे दे या फिर उसको किसी विशेष परिस्थिति में निकाल दिया जाए, तभी जाके उनको हटाया जा सकता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए रहते ही हैं, उनको फिर से चुना नहीं जाता है। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि लोकसभा की शक्तियाँ और सीमाएं। लोकसभा की जो शक्ति है या फिर उसकी जो सीमाएं हैं, जो प्रतिबंध है, जो कहाँ तक वो काम कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो विधायी शक्तियाँ। तो लिखा है कि लोकसभा मुख्य कार्य विधेयकों की समीक्षा और संशोधन करता है। लोकसभा जो मुख्य कार्य फिर विधेयकों की समीक्षा और संशोधन करना है, इसका लोकसभा का काम इतना ही है। ठीक है, ये क्या करता है, तो जो संशोधन होता है या फिर परामर्श का काम ये करता है, ये चीज़ों को बनाता है या फिर बताता नहीं है। इसमें अगला पॉइंट है, या किसी विधेयक को स्वीकार कर सकती है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा दोबारा पारित होने पर उसकी अस्वीकृति प्रभावी नहीं रहती। बताया जा रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि ये जो लोकसभा है, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स उसके द्वारा जो भी बिल पास किया गया था, वो इसको चाहे तो रोक सकता है, जो लोकसभा है वो इसको रोक सकता है। लेकिन अगर फिर से हाउस ऑफ कॉमन्स उसको पास कर दे, तो इसका जो अस्वीकृति था वो प्रभावी नहीं रहता, वो कोई काम का नहीं रह जाता, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही बात चलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वित्तीय विधेयकों पर लोकसभा का कोई अधिकार नहीं होता। जो वित्तीय विधेयक होते हैं जिसमें पैसों का बात होता है, जैसे कर हो गया आपका, या फिर कहाँ पर कितना खर्चा होता है, फिर बजट का जो बात होता है, उस पर जो है लोकसभा का कोई अधिकार नहीं होता है, उसको उस पर बात करने का कोई हक नहीं होता। ये काम जो है हाउस ऑफ कॉमन्स करता है। ठीक है, जो प्रतिनिधि सभा है, निचला सदन करता है। यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे, परामर्शदात्री भूमिका। ठीक है, तो लोकसभा कैसे परामर्श देता है, किसी तरह से परामर्श देता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट है कि लोकसभा संसद और सरकार को नीतिगत विषयों पर सलाह देती है। लोकसभा का काम है कि संसद और सरकार को नीतिगत विषयों पर सलाह देना। ठीक है, अगला पॉइंट है कि विशेषज्ञता के आधार पर इससे ऐसे संसद शामिल होते हैं जो विविध क्षेत्रों जैसे कानून, विज्ञान और व्यवसाय के अनुभव रखते हैं। यहाँ पर जो जैसा कि वंशानुगत होता है या फिर इसको नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा के सदस्यों को, तो ये जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कानून से होते हैं, या फिर विज्ञान या फिर व्यवसाय के अनुभव रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो कौन होता है, तो लोकसभा के सदस्य होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे संवैधानिक संतुलन को। संवैधानिक संतुलन को इसमें लिखा है कि लोकसभा एक संतुलनकारी संस्था है जो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा कर उनके संभावित प्रभावों का आकलन करती है। जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा बिल पास किया जाता है, उनको समीक्षा करना, उनको जांचना, किसका काम है, तो लोकसभा का ये काम है। ठीक है, और यही सब काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट यहाँ पर है कि सीमित वीटो शक्ति। सीमित, यहाँ पर जो है वीटो शक्ति वो सीमित होता है। कैसे, तो लोकसभा किसी विधेयक को अधिकतम 1 वर्ष तक स्थगित कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग, तो 1949 के संसद अधिनियम के अनुसार। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार जो लोकसभा है वो किसी भी विधेयक को अधिकतम 1 वर्ष तक स्थगित कर सकता है, कि आज नहीं आज नहीं आज नहीं, इस तरह से जो स्थगित होता है उसको लोकसभा जो है सिर्फ 1 साल तक ही स्थगित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के दोबारा पारित किए जाने के बाद लोकसभा के पास उनको रोकने का अधिकार नहीं होता है। एक बार अगर हाउस ऑफ कॉमन्स ने बिल पास कर दिया तो वो जाएगा लोकसभा के पास। अगर लोकसभा ने उसको स्थगित कर दिया या फिर उसको रोक दिया किसी कारण से, तो क्या करेगा, तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स उसको दोबारा पारित करेगा, दोबारा पास करेगा, और इस बार जब पार करेगा तो जो लोकसभा उसके पास जाएगा भी नहीं और वो बिल बन जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यायिक शक्तियाँ। तो न्याय की क्या क्या शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो लोकसभा पहले ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। 2009 में इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने प्रतिस्थापित कर दिया। जो है लोकसभा जो है पहले ब्रिटेन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। जो है लोकसभा जो है वो ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायिक संस्था था पहले, लेकिन 2009 में इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, तो इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर लोकसभा सिर्फ गौण सदन क्यों है। लोकसभा जो है वो गौण सदन क्यों कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको भी आंसर में लिखना है, ऐसा नहीं सोचिए इसको नहीं लिखना है, इसी तरह से आपको आंसर में लिखना है। तो लोकसभा गौण सदन क्यों था, इसका पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक वैधता का अभाव। लोकतांत्रिक वैधता का इसमें अभाव था। किस तरह से, तो जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते, इसलिए इसे हाउस ऑफ कॉमन्स के समान लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या आता है कि वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के आते हैं, जनता द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा है वहाँ पर जो सदस्य होते हैं उसको निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, लोगों को चुन चुन के वहाँ पर रखा जाता है, या फिर वो वंशानुगत होते हैं, या फिर किसी कानून के लोग होते हैं, या फिर किसी चर्च के लोग होते हैं। ठीक है, इसी के लिए जो है उसके पास शक्तियाँ कम होती है हाउस ऑफ कॉमन्स के अपेक्षाकृत। दूसरा पॉइंट है वित्तीय विधेयकों पर कोई अधिकार नहीं। जो वित्तीय विधेयक है उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है लोकसभा का। तो क्या कहा गया कि वित्तीय मामलों में लोकसभा का हस्तक्षेप निषिद्ध है।
जो वित्तीय मामला है उसमें लोकसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है असमान शक्ति का संतुलन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सर्वोच्च अधिकार है, लोकसभा केवल उनकी समीक्षा और सुझाव दे सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन जो लोकसभा है वो केवल उनकी समीक्षा कर सकता है या फिर उस पर सुझाव दे सकता है, यही काम है लोकसभा का। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे परिवर्तनशील भूमिका। तो आधुनिक समय में लोकसभा मुख्यतः विशेषज्ञता प्रदान करने और परामर्श देने वाली संस्था बन गया। आज के समय में क्या है, इसका जो लोकसभा का काम है वो सिर्फ इतना ही रह गया कि उसको विशेषज्ञता प्रदान करना, मतलब कि परामर्श देना या फिर उस पर जो समीक्षा करना, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा बिल पास किया उसकी समीक्षा करना, इतना ही काम रह गया है। पांचवा पॉइंट है इसका कि 1949 का संसद अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत लोकसभा की वीटो शक्ति को सीमित कर दिया गया, जिससे यह हाउस ऑफ कॉमन्स के अधीन हो गई। हाउस ऑफ कॉमन्स के अधीन ये हो गया था 1949 का संसद अधिनियम के कारण, ठीक है। उसमें एक जो लोकसभा है उसके वीटो को शक्ति को कम कर दिया गया था, जिसके कारण ये हाउस ऑफ कॉमन्स के अधीन हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स के जितना शक्ति इसके पास नहीं बचा है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे लोकसभा की उपयोगिता, इसके क्या क्या काम है, ठीक है, कहाँ कहाँ काम आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें विशेषता और अनुभव, विशेषज्ञता और अनुभव। तो लोकसभा में ऐसे सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता रखते हैं या नीतियों और विधेयकों की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि यहाँ पर जो निर्वाचित लोग होते हैं, जिनको चुना जाता है, नियुक्त किए जाते हैं, वो वंशानुगत होते हैं या फिर किसी कानून के लोग होते हैं या फिर किसी विषय में जानकार लोग होते हैं, व्यापार के लोग होते हैं जिसको किसी के बारे में जानकारी होता है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, तो नीतियों और विधेयकों की गुणवत्ता का सुधार करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें संतुलनकारी भूमिका। तो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा जल्दबाजी में पारित विधेयकों की समीक्षा कर उन्हें बेहतर बनाने का मदद करता है। कोई भी जो विधेयक है, जो कोई भी बिल है, अगर जल्दीबाजी में पास कर दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, तो जो लोकसभा है उसकी समीक्षा करेगा, उसका देखरेख करेगा कि किस तरह से इसका ये सही है या फिर गलत है, किस तरह से है, इसको परीक्षण करेगा और उसके बाद जाके फिर पास करेगा। तो ये काम किसका है, तो लोकसभा का है। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक परंपरा। यह ब्रिटेन की ऐतिहासिक और पारंपरिक संस्थाओं में एक है जो ऐसे विशिष्टता प्रदान करती है। क्या बताया जा रहा है कि यह ब्रिटेन की ऐतिहासिक और पारंपरिक संस्थाओं में से एक है जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है। ये पारंपरिक संस्था है, इसलिए इसको एक विशिष्ट योगदान दिया गया है, विशिष्ट जो है नाम दिया गया है लोकसभा को, ठीक है, महत्व दिया गया है। यहाँ से फिर हम लोग समझेंगे आलोचना को, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर थोड़ा सा लंबा हो, 15 मार्क्स का ये आंसर बने, तो आप आलोचना भी लिख दीजिए, जिससे आपका कॉपी भी थोड़ा सा लंबा होगा और समझ में भी अच्छा आएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है आलोचना में, तो लोकतांत्रिक वैधता की कमी है। लोकतांत्रिक वैधता की कमी जैसे पहले मैंने बात किया था, तो लोकसभा में सदस्य नियुक्ति के आधार पर शामिल होते हैं, जिससे जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं होता। क्या होता है इसमें, लोकतांत्रिक वैधता की कमी है, जहाँ पर लोगों के द्वारा चुनकर प्रतिनिधि जो है वहाँ पर नहीं जाते, उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये एक आलोचना है। दूसरा पॉइंट है इसमें सीमित शक्तियाँ। तो विधायी प्रक्रिया में इसकी भूमिका गौण है। विधायी प्रक्रिया में इसकी जो भूमिका है वो गौण मतलब कम है, ठीक है, कम प्रभावकारी है, कम प्रभावशील है। तीसरा पॉइंट है वंशानुगत लोड्स। तो वंशानुगत लोड्स की उपस्थिति इसे आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बनाती है। उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष में वही लिखेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा। निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि लोकसभा का ऐतिहासिक महत्व और विशेषज्ञता के आधार पर इसका योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन विधायी और वित्तीय मामलों में इसकी सीमित भूमिका इसे गौण सदन बनाती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रभुत्व के कारण लोकसभा को केवल एक परामर्श, समीक्षा और संशोधन तक ही सीमित रखा गया है। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा है उसको सिर्फ परामर्श, समीक्षा और संशोधन तक ही उसको सीमित रखा गया। सारी शक्तियां जो है किसके पास है, निचले सदन प्रतिनिधि सभा के पास, जो कौन है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स, उसी के पास सभी शक्तियां हैं। तो ये आपको निष्कर्ष में लिखना है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।